नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिवाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, काव्य शास्त्र व साहित्य का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज फिर अपन मकड़ी का जाला एकांकी को पढ़ेंगे और उसको आगे लेकर जाएंगे। उसमें भी कुछ रुचिकर तथ्य देखेंगे। तो यहाँ पर अपन जो एकांकी पढ़ रहे थे उसके लेखक कौन थे? जगदीश चंद्र माथुर। और माथुर जी द्वारा रचित कौन सा एकांकी पढ़ रहे थे? मकड़ी का जाला। क्या है मकड़ी का जाला? अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। यानी हमारे ये जो आटे दाल के भाव मालूम हो जाते हैं ना, वहीं पर हम उस जाले में फंस जाते हैं। अर्थात ये जीवन और इस जीवन की उठापटक को ही क्या कहा जाता है? मकड़ी का जाला। यानी हम अपने जीवन में जब घुस जाते हैं, उसकी उठापटक में, उसकी आय व्यय में जब हिसाब किताब करने लग जाते हैं तो उससे अलग नहीं हो पाते। इसीलिए उसे मकड़ी का जाला कहा गया है। क्योंकि मकड़ी का जो जाला होता है, कभी देखना ध्यान से, जगदीश चंद्र माथुर ने उस ओर अपना ध्यान आकर्षित कर ही दिया है। तो कहीं कोई मकड़ी का जाला लगा हुआ हो तो वहां पर देखना, इतने महीन रेशम के से तार होंगे। और यूं भी होता है कि देखो, इनमें भी, इस छोटे से जीव में भी कला है कि कितना सुंदर, मतलब एक घर सा निर्मित कर लेता है और उसके बीच में वो रहता है। तो कि एक महीन रेशम का एक जाल सा बुना जाता है और उसी जाल के बीच मकड़ी रहता है, फंस जाता है, जाकर भी बाहर नहीं निकल पाता। उसी प्रकार से मनुष्य भी इस जीवन की लेन देन में इस प्रकार से फंस जाता है कि कभी बाहर नहीं निकल पाता। यहाँ पर अपन किसके पास थे? भोलानाथ के पास थे। और भोलानाथ किससे बात कर रहा है? अदृश्य आवाज। और यहाँ पर एक चीज और भी बता देती हूँ, ये जो अदृश्य आवाज है, यानी कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ आवाज आती है, उसको लेखक ने या एकांकीकार ने अर्धचेतन नाम दिया है। अर्धचेतन। यदि आप बुक में एकांकी पढ़ेंगे तो वहां पर संवाद मिलेगा, आपस में वार्तालाप मिलेगा भोलानाथ का और अर्धचेतन का। वो अर्धचेतन ही क्या है? अदृश्य आवाज है। मैंने बार बार आपको अदृश्य आवाज क्यों कहा? ताकि आप ये समझ जाओ कि ये हमारे सामने नहीं आता, ये पात्र जरूर है परंतु ये अदृश्य रहता है। और ये क्या है? अर्धचेतन। अब अर्धचेतन क्यों कहा गया है इसे? हमारे दिमाग के तीन भाग होते हैं, तीन हिस्से होते हैं। एक तो चेतन, एक अचेतन और एक अर्धचेतन। ठीक है, इसे अपन कहें तो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये जो अर्धचेतन होता है, इसमें स्वप्नावस्था अधिक रहती है, स्वप्नावस्था। और यहाँ पर भोलानाथ भी कौन सी अवस्था में है? स्वप्नावस्था में है। न तो चेतन है और न ही अचेतन। अचेतन तो बिल्कुल ही वो हो जाता है कि उसे कुछ ध्यान में नहीं रहता। यानी अपन जब गहरी नींद में है, अपने दिमाग में कोई भी विचार नहीं है, तब अचेतन अपन हो सकते हैं। या फिर जो व्यक्ति कोमा में चला जाता है उसको भी अचेतन कह सकते हैं। परंतु ये अर्धचेतन यानी आदि चेतना की अवस्था में ये है। अब भोलानाथ यहाँ पर अर्धचेतन है और यही अर्धचेतन में एक अदृश्य आवाज, और अदृश्य आवाज किसकी? उसकी स्वयं की आत्मा की आवाज। दिन में आप यूं सोच लीजिए, दिन में मान लो आप बाजार गए, लड़कियां तो वो ही देखती है, बाजार गए, आपको बहुत ही सुंदर ड्रेस दिखाई दी और वहां पर आपका मन हुआ कि आप लें, परंतु परिस्थिति वश आप ले नहीं पाए। अब घर पे आएंगे, पूरे दिन आपके दिमाग में यदि वो चल रही है तो रात को सोते टाइम आप उसको खरीद भी लेंगे और पहन भी लेंगे, लोग बड़ाई भी कर देंगे। तो इसी प्रकार की अवस्था होती है कि दिन में, यानी चंद्रभान भोलानाथ के पास आया था, उन दोनों के बीच में बात हुई थी, तो कहीं न कहीं आत्मा में भोलानाथ की ये बात चल रही थी। यानी भोलानाथ भी अपने अतीत की तरफ जा रहा था, उसे भी अपना अतीत याद आ रहा था, बीता हुआ कल याद आ रहा था। इसलिए वो पहले तो अर्धचेतन को कहता है कि तुम सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं। फिर वो कई बातें कहता है कि तुम, आज तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे सुनना चाहा है, अन्यथा तुम तो मुझे सुनना चाहते ही नहीं हो। हाँ, बगीचे में मैंने तुमसे बात करनी चाहिए, पोखर रूपी आईने के पास मैंने तुमसे बात करनी चाहिए।
और उस बगीचे में जब बंसी का स्वर आ रहा था, उस समय भी मैंने तुमसे बात करनी चाहिए, लेकिन तुमने मुझे अनसुना कर दिया। यानी हर जगह तुमने मुझे अनसुना किया। तो भोलानाथ है फिर वहां पर कहता है कि नहीं, मैं एक कामकाजी पुरुष हूं और मैं कर्मठ हूं, मैं भीति की तरह अचल हूं। भीति यानी दीवार, दीवार कभी हिलती नहीं है ना, तो इसलिए कहते हैं कि मैं भीति की तरह अचल हूं। मैं मतलब अपने विचारों को बदलता नहीं हूं और मैं अपने काम के प्रति समर्पित रहता हूं, तो मैं इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता। तो अर्ध चेतन ये कहता है कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे ध्यान में भी ये चीजें आती है, परंतु तुम दबाते हो, दबाते हो। यानी तुम्हारे अंदर भी इच्छाएं जागती है, तुम्हारे अंदर भी लालसा जागती है, परंतु तुम उसको दबा देते हो, उस पर बांध लगा देते हो और फिर अपने आप की बड़ाई करते हो कि देखो मैंने उसको रोक दिया। तो तुम इस प्रकार से कह रहे हो। परंतु भोलानाथ अब संभल जा। क्यों? क्योंकि अब लहरें उफान पर है और ये जो लहरें अब उफान पर आ चुकी है, यानी उग्र हो चुकी है। अब इन लहरों रूपी भुजाओं द्वारा तुम्हें अपने अंदर लेकर ही दम लिया जाएगा। अर्थात अब ये लहरें तुम्हें अपनी भुजाओं में लेकर ही दम लेगी। अर्थात अब तुम्हारे अंदर जो प्रेम की भावना थी, जो इच्छाएं थी, उन्हें तुम दबा नहीं सकते। अब वो कहीं ना कहीं प्रकट होकर ही रहेगी। इस प्रकार से दोनों के बीच में बात होती है और भोलानाथ फिर बाद में यूं कहता है कि तुम चुप रहो, मैं तुम्हें नहीं सुनना चाहता। परंतु फिर भी अर्धचेतन कहता है कि अब तो तुम मेरे दास हो, यानी अब तो तुम्हें सुनना पड़ेगा क्योंकि मैं वही हूं जो तुम थे। और फिर अर्धचेतन यूं कहता है कि देखो, एक समय वो भी था, तुम भी फूलों को पसंद करते थे, तुम भी तितलियों को पसंद करते थे, उनके सुंदर सुंदर परों को पसंद करते थे, तुम्हें भी अच्छा लगता था, तुम्हें भी प्रेम करना अच्छा लगता था, तुम्हें भी प्यार था, परंतु तुमने इन सभी चीजों को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। तो भोलानाथ फिर अंत में कहता है कि अब बस भी करो, रुलाओगे क्या? और जैसे ही भोलानाथ यूं कहता है कि रुलाओगे क्या, तब अर्धचेतन यूं कहता है कि काश तुम रो सकते। भोलानाथ, काश तुम रो सकते और तुम्हारे रोने से तुम्हारी आंखों से अश्रुधारा बह सकती। अर्थात तो तुम्हारी आंखों रूपी बादलों से आंसुओं की धारा बहती, यानी बरसात होती और बरसात में मोर नाचता, पपैया बोलता, परंतु तुमने तो मोर को तो पिंजरे में बंद कर रखा है और पपैये की आवाज को दबा रखा है। काश ऐसा हो पाता। भोलानाथ कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो, मैंने कितनी सफाई से चंद्रभान को भी वहां से निकाल लिया, मैंने उस पर एहसान किया है, मैंने उसकी जिंदगी सुधार दी। अर्धचेतन कह रहा है कि वारे परोपकारी, तू तो बहुत अच्छा है, मुझे ही सिखा रहा है, मैं तो वही हूं जो तुम थे। अर्थात मेरे से क्या छुपा रहा है, मेरे समक्ष क्या सफाई दे रहा है। मेरे सामने सफाई देने का कोई मतलब नहीं है। मेरे सामने सफाई देना तो बादलों पर चूना पोतना हो जाएगा। चूना पोतना या चूना लगाना, अर्थात अब चूना सफेद रंग का होता है और बादल काले होते हैं। अब काले रंग पे यदि आप सफेद रंग कर दो तो काला छुप जाएगा क्या? कभी नहीं छुपता। काले पर तो कहते हैं ना, चढ़े न दूजो रंग। तो श्याम रंग पर या काले रंग पर तो कोई दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है। तो जब इस पर कोई चढ़ता नहीं है तो उस पर चूने पोतने का निरर्थक प्रयास क्यों किया जाए? भोलानाथ भी कुछ इसी प्रकार का व्यवहार कर रहा है। यानी ये सफाई देकर यूं कहना चाह रहा है कि नहीं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और मैंने जो भी किया वो सही किया है। जबकि ये अपनी भूखी आत्मा को शांत करने के लिए चंद्रभान को वहां से निकालकर और इसी मकड़ी के जाले में डालना चाहता है। इस प्रकार से दोनों के बीच में बात होती है। सामान्यतः यदि आप इसको समझ सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है जो इस एकांकी में आए हैं।
बंसी के स्वर के साथ साथ आप वो तीनों याद रख लेंगे, पोखर वाला, और जो कामिनी का पेड़ था उसके नीचे पुष्प बिखेरे गए थे। और कामकाजी से आप वो चीज याद रख लेंगे, इसने बार बार यूं कहा है कि मैं कामकाजी पुरुष हूं, मैं 20 कंपनियों का मैनेजर, 20 कंपनियों में हिस्सेदार हूं, स्टार ट्रेडिंग कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। तो इस प्रकार से ये कामकाज से संबंधित जो भी बातें कहता है, या इसकी जो भी वर्तमान में पोजीशन है, पोस्ट है, वो सारी की सारी इसके माध्यम से आपको याद आ जाएगी। और कर्म तो ये कहता ही है मैं दीवार की भांति हूं, तो ये आपकी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। और बार बार अर्ध चेतन उसे कहता है कि तुमने लहरों को रोकने का प्रयास किया, तुमने समुद्र की लहरों को बांधने का प्रयास किया, तुमने इच्छाओं को दबाने का, लालसाओं को दबाने का। तो वो सारी की सारी बातें यहाँ पर इन दो चीजों से आपको याद आ जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी याद आ जाएगी कि लहरें उफान पर है, अब तुम्हें भुजाओं में लेकर ही दम लेगी, अर्थात अब तुम्हारे हृदय में, क्योंकि तुम हार गए हो, क्योंकि तुम यदि इसकी आवाज सुन रहे हो तो तुम अब ये नहीं है कि अपने आप को कठोर बनाए हुए, तुम्हारे अंदर फिर से प्रेम जन्म ले रहा है, कोमल भावनाएं आ रही है, इसलिए तुम हार भी चुके हो। तो इसलिए अब ये संभव नहीं है कि तुम मुझे अनसुना कर दो, अर्थात तुम्हें लहरें अपनी भुजाओं में लेकर ही दम लेगी। और फिर वो उसे याद दिलाता है कि तुम भी, एक समय था जब तुम भी फूलों को पसंद करते थे, तितलियों के परों को पसंद करते थे, प्रेम करते थे, तुम रोते थे, तुम हंसते थे। उस समय को जब भोलानाथ को याद करवाया जाता है तब भोलानाथ कहता है कि रुलाओगे क्या। तब अर्धचेतन बहुत ही सुंदर बात कहता है कि काश तुम रो सकते, काश तुम्हारे आंखों से बरसात हो सकती, और काश उस बरसात में मोर नाच सकते, पपैये बोल सकते। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। आप इनको किसी भी तरीके से यदि आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, शब्दबद्ध कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको याद रहे। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। अर्धचेतन यूं कह रहा है कि काश तुम रो सकते, परंतु भोलानाथ तो रो नहीं रहा है ना, कह जरूर रहा है। रो नहीं रहा का मतलब है कि उसने अपनी कोमल भावनाएं सारी की सारी समाप्त कर दी है, और कोमल भावनाएं सारी की सारी उसने दबा दी है। तो अब तो वो सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद यहां पर भोलानाथ है जो अपनी आराम कुर्सी पर आधा लेटा हुआ है, और इधर अर्धचेतन है, अर्धचेतन है, ये दोनों है यहां पर। और अब आगे अर्धचेतन एक बहुत ही कोमल पूर्ण तार छेड़ता है, या कोमल भावनाओं का तार छेड़ता है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि भोलानाथ, ये संगीत याद है तुझे, ये गीत याद है तुझे? और उसी समय एक संगीत का स्वर सुनाई देता है, उसी समय एक संगीत का स्वर सुनाई देता है। क्या है? संगीत का स्वर है रे मन, रे मन, रे मन, जीवन की कहानी, या रे मन की कहानी, रे मन की कहानी आंखों से सुनाओ, आंखों से सुनाओ, खुशबू की जवानी, जवानी, फूलों को बताओ, फूलों को बताओ, जो गंध, जो गंध न बिखरी, न बिखरी, तो फूलों ने, फूलों ने हंसा ही क्यों, हंसा ही क्यों। उसके आगे की पंक्तियां मैं इधर लिख रही हूं। बरसाए ने जो चांदी, चांदी, तो वह चांद
वह चांद उगा ही क्यों, उगा ही क्यों। रे खुली वाणी मत रोको, खुली वाणी इसे अब मत रोको, रोको। रे मैं ऊपर लिख देती हूं, रे मन की कहानी, मन की कहानी आंखों से सुनाओ। यहां से और यहां तक, अभी ये जो पहली लाइन है वही अंतिम लाइन पर यहां पर संगीत समाप्त होता है। भोलानाथ अपनी आराम कुर्सी पर बैठा है और अर्धचेतन कहता है कि तुम्हें ये संगीत याद है, तुम्हें ये गीत याद है। उसी समय कहते हैं कि कमरे का जो वातावरण है वो और नीलिमामय हो जाता है और वहां पर कहते हैं कि एक छाया मूर्ति सी, हल्की सी छाया मूर्ति सी नजर आती है और वहीं पर एक संगीत का स्वर भी सुनाई देता है और संगीत का स्वर यूं कहता है कि रे मन की कहानी, मन की कहानी आंखों से सुनाओ, अर्थात आंखों से आंखों की भाषा। यदि आपने रीतिकाल बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो आंखों ही आंखों से बात, और आंखों ही आंखों से बात परीक्षा में तो अपन बहुत करते हैं इशारों से, सांकेतिक भाषा में। पहले का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, तो उसी प्रकार से आंखें भी बोलती है। और सामान्यतः यदि आपकी आंखें उदास है तो आपका कोई भी अजीज है वो कह देगा कि आज उदास क्यों हो। तो आंखें हैं वो हमारी पूरी की पूरी बातें बयां कर सकती हैं। तो यूं कहते हैं कि रे मन की कहानी आंखों से सुनाओ, मन की बातें सिर्फ आंखों से। ये एक संगीत है, ठीक है। किसका संगीत है आगे आपको पता चलेगा तो और भी अच्छा लगेगा। रे मन की कहानी आंखों से सुनाओ, अर्थात मन की बातें। जब दो प्रेम करने वाले होते हैं तो उनमें शब्दों की जरूरत नहीं होती, आंखें ही बयां कर देती है। खुशबू की जवानी फूलों को बताओ, अर्थात फूल है, उनकी खुशबू ही बयां कर देती है कि यहाँ पे फूल है, उनको रोका नहीं जा सकता। और कहते हैं कि यदि गंध न बिखरी और यदि खुशबू ही नहीं बिखरी तो फूलों ने हंसा क्यों, अर्थात फूल खिलाए क्यों। क्योंकि फूल के खिलने का सार्थकता ही तब है जब उसकी गंध बिखरती है, वो सुगंध बिखेरता है और पूरे के पूरे वातावरण को मधुरिम या मनोरम बना देता है। तो इसलिए कहते हैं कि यदि किसी पुष्प ने खुशबू नहीं बिखेरी तो उसके उगने का कोई मतलब नहीं है, उसके खिलने का कोई मतलब नहीं है। और उसी प्रकार से यदि किसी चांद ने चांदनी नहीं बिखेरी और अपनी चांदनी से शीतलता प्रदान नहीं की तो वह उगता ही क्यों है, वह भी क्यों खिलता है। रे खुली वाणी, अब तो वाणी खुल चुकी है, इसे अब मत रोको। रे मन की कहानी आंखों से सुनाओ। अब वाणी कही जा रही है। अर्धचेतन क्या कहता है, याद करो 20 बरस पहले तुम सड़क के किनारे जा रहे थे और सड़क के किनारे एक बंगला था। बंगले से इसी मधुर संगीत की आवाज आ रही थी। तुम वहां पर रुके, तुमने संगीत सुनना चाहा और तुमने जो संगीत जिससे आ रहा था, जिसके गले से संगीत निकल रहा था, उसकी तरफ देखा। जैसे ही तुमने उसकी तरफ देखा वहीं पर बाजा बंद हो गया, यानी संगीत बंद हो गया। आंखों से आंखें मिली, फिर प्रेम हुआ और उसके बाद क्या हुआ देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।